हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? यस, बढ़िया, ग्रेट। यस, स्वागत है आपका इस कक्षा में। मैं हूं डॉक्टर शिप्रा गुप्ता और मैं आपकी नीट की क्लासेस लेने वाली हूं आज से। ठीक है, तो आई होप आप सब एक्साइटेड हैं इस क्लास के लिए। यस, गुड। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे लोगों से बात करना चाहूंगी। यस, देखिए, ये जो नीट का एग्जाम है, कई बच्चे नीट का नाम सुन के घबरा जाते हैं ना कि कैसे करेंगे हम इस एग्जाम को, क्या कर पाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर होगा। घबरा जाते हैं हम लोग। आप ही क्या, मैं भी अपने टाइम पे घबरा जाती थी, है ना, कि कैसे हो पाएगा। पर बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है ना? आपको पॉजिटिव सोचना है कि क्यों नहीं हो पाएगा, ऐसा है क्या नीट के अंदर। नीट एक एग्जाम ही तो है ना, जो एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है जिसका, जो आपको कवर करना है। अगर आपने उसको कवर कर लिया तो नीट को क्लियर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो बेसिक बात क्या है कि आपको मेहनत करनी है और वो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसे याद करना है, उसे समझना है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, इतना सा काम आपका है। तो इसलिए ये जो फालतू के विचार हमारे दिमाग में आते हैं ना कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, कैसे हो पाएगा, ये सारे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको पता है, हमारी ब्रेन जो है ना, उसको अगर आप जितने पॉजिटिव थॉट्स दोगे ना, जितना पॉजिटिव सोचोगे, वो आपके लिए उतना बेहतर करेगा काम। ठीक है, और अगर आपने स्टार्टिंग ही नेगेटिव से की, नेगेटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आया, तो वो आपको पीछे की ओर धकेल देगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। ठीक है ना? सोचो कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तभी आप वो चीज को कर पाओगे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचो। ओके, नीट ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर बच्चा समान है, बस डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा सही समय पर सही मेहनत करता है। ठीक है, और उसको क्लियर कर पाता है। देखो बच्चों, मेहनत करना एक बात है, दूसरी बात है प्रॉपर गाइडेंस। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, और एएसएल की टीम के द्वारा यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी में मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आए। पर फिर भी अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं मैम, ये समझ में नहीं आया, ये डाउट है, तो जरूर पूछिए। बिल्कुल भी झिझके नहीं डाउट्स पूछने में। एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी डाउट्स पेंडिंग नहीं रखने हैं, नहीं तो एंड ऑफ द ईयर तक आपके पास इतना सारा पहाड़ बन जाएगा डाउट्स का। ठीक है ना? तो टाइम टू टाइम उनको पूछते रहो, सॉल्व करवाते रहो। ठीक है, टाइम एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जिसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। गया हुआ समय वापस नहीं आता, है ना। तो अगर समय चला गया, फिर आपने सोचा कि काश मैं मेहनत कर लेती या कर लेता, वो कोई यूज का नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, बस लग जाओ। कुछ नहीं करना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। हाँ, मुझे पता है ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है जो मैं आपसे बोल रही हूँ, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे मैम तो बोल रही है कि बस पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऐसा भी नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ पढ़ाई ही करते रहो, पर अपने दिन को डिवाइड करो। ठीक है, और एक डिसिप्लिन वे में उसको फॉलो करो। ठीक है, अपने जो आपने गोल बनाया है उसके प्रति सिंसियरिटी रखो, ईमानदारी रखो। ठीक है, हमेशा याद रखो, 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका दिमाग जिसको आप यूज कर रहे हो इस सब चीजों के लिए, उसको रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। वो फ्रेश होना चाहिए। ठीक है ना, बर्डन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग पे। तो रेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 आवर्स का रेस्ट लीजिए। कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम, कोई हॉबी जो आपकी है वो जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, चाहे आधा 1 घंटा ही किया दिन में, उससे भी आपका माइंड रिफ्रेश होगा। और धीरे धीरे अपने स्टडी के आवर्स बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। पर हाँ, मेहनत लगेगी, आपको करना पड़ेगा कोशिश, पर आप कर सकते हो। हर बच्चा कर सकता है, सब बच्चे समान है। बस डिपेंड करता है कि कौन अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आता है। ठीक है, अपने ब्रेन को पुश करो। ठीक है, कोशिश करो आगे 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 बढ़ने की।
ठीक है। अगर आप ये करोगे तो नीट आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है। बाकी तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी बेटा कि हमारा भविष्य जो होता है ना, वो हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। ठीक है। अभी ये जो 2 साल हैं ये आपके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये 2 साल पूरे लग के मेहनत कर ली, ठीक है, जो हम बता रहे हैं आपने वैसे पढ़ा, ठीक है, पूरी मेहनत करी, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम आए जरूर पूछिए, एक दूसरे के साथ मिलकर हम मिलकर ये काम करेंगे, ठीक है। और ये 2 साल हम पूरी अच्छे से मेहनत करेंगे ताकि जो हमारा भविष्य है, ठीक है, वो सुनहरा हो सके। अगर आपने अभी ये 2 साल मेहनत कर ली, नीट को क्रैक कर लिया, नीट आपका हो गया, उसमें सिलेक्शन हो जाता है अगर, तो आगे चल के आप डॉक्टर बन जाएंगे, एक रिस्पेक्टेबल जॉब होगी। यस। तो ये सब कितना अच्छा है ना। तो इसके लिए पर थोड़ा सा क्या करना है आपको, मेहनत, वो करने से नहीं डरना है। ठीक है। आई होप आप सब समझ रहे हैं बात को। देखिए, मैं खुद अपना एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं खुद एक बहुत छोटे शहर से ही आई हूँ, कोई बहुत बड़े शहर से नहीं आई हूँ। और मैंने जब पीएमटी दिया था, बहुत टाइम हो गया वैसे तो, 99 2000 में, उस टाइम हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ना तो इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है, ना ही इतनी फैसिलिटीज थी। बस बुक्स थी और हम थे। फिर भी हमने दिमाग में हमारे क्या था कि हमें करना है। ठीक है। दिमाग में बस ये होना चाहिए कि करना है। जब आप अपने आप मेहनत करते हो, ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा, ये नेगेटिव थॉट कभी अपने दिमाग में नहीं लाना है। ठीक है ना। तो हमने ये सोचा कि हम कर सकते हैं, तो हमने किया। ऐसे ही आप भी सोचो कि आप कर सकते हो। ठीक है ना। और आपके साथ हम लोग हैं हेल्प करने के लिए। तो बस आज से ही आप लग जाओ, मेहनत करो, सब अच्छा होगा, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। बस मेहनत करो बेटा। ठीक है। विद दिस नोट चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। आई होप आप सब लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है उसका चैप्टर 1, दैट इज जीव जगत। ठीक है। दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। यस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड में हम कवर करने वाले हैं जीवन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पढ़ेंगे जीवन क्या है, सजीवों के लक्षण, जीव जगत में विविधता, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकरण के साधन। इन सब टॉपिक्स के अंदर हम ये सारा जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो हम आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे जीवन क्या है, ये तो हम पढ़ेंगे ही, पर उससे पहले चलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है एक्चुअली। जीव विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मतलब क्या है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है, सभी प्रकार की जो जीवन रचना है एवं उनमें जो होने वाले जैव प्रक्रम है, उसी के विज्ञान को हम जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, सभी प्रकार के जीवन रचना और उनमें ठीक है। तो बेसिकली जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है, सभी प्रकार की जीवन रचना
और उनमें होने वाले जैव प्रक्रमों का विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीवन रचना मतलब क्या हो गए, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे वर्ल्ड में, है ना। लाइफ फॉर्म्स मतलब क्या, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, फंगस हो गए, एल्गी हो गए, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन सब की स्टडी हम जीव विज्ञान के अंदर करते हैं। लाइफ फॉर्म्स के साथ साथ उनमें होने वाली जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस आपको याद होगा, 10th स्टैंडर्ड में आप लाइफ प्रोसेसेस पढ़ के आए हैं। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो सभी जीवन रचना एवं उनमें होने वाले जैव प्रक्रमों का विज्ञान, उनकी जो स्टडी की जाती है वो हम करते हैं जीव विज्ञान में, दैट इज बायोलॉजी में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने किया जीव विज्ञान के बारे में। अब जीव विज्ञान जो है उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहीं लिख देती हूँ इसको। जीव विज्ञान जो है उसकी दो शाखाएं हो गई। ठीक है, एक हो गया प्राणी विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, और एक हो गया हमारा वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, तो आपकी ये दो शाखाएं आपको दिख रही हैं जीव विज्ञान के अंदर, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में। ठीक है, और बॉटनी में दैट इज वनस्पति विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इनमें हम पढ़ेंगे पादपों के बारे में, दैट इज प्लांट्स के बारे में। ठीक है, अब जब भी अपन बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हमें उनके कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके नाम याद रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी दैट इज जीव विज्ञान, किसी को पता है कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी? यस, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल। ठीक है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, तो एरिस्टोटल, अरस्तु जो है वो है फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान। ठीक है, उसके बाद आता है प्राणी विज्ञान, फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल ही हैं। ठीक है, दैट इज अरस्तु ही हैं। ओके, फिर वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के फादर आपके हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये इनके फादर है। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आपको बेसिक चीज है ये बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ये सब पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हम बेसिकली आज का जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, और वो है जैसे कि मैंने आपको बताया जीव जगत, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जीवन क्या है। ठीक है, अब जब मैं आपसे पूछती हूँ जीवन क्या है, तो इसके हम दो तरीके से आंसर्स दे सकते हैं। एक तो होता है फिलोसफिकल आंसर, जीवन चलने का नाम है, हमेशा काम करते रहना है, जिंदगी का सफर है, ये ऐसा सफर, यस। तो ऑल दीज इज फिलोसफिकल, पर हमें यहाँ पे फिलोसफिकल बातें नहीं करनी है, हमें यहाँ पे जीवन को साइंटिफिक वे में डिफाइन करना है। तो अगर हम साइंटिफिक वे में डिफाइन करना चाहें तो जीवन एक्चुअली क्या है, ठीक है ना। तो जीवन जो है वो है अणुओं का एक जटिल तंत्र। क्या है जीवन? अणुओं का एक जटिल तंत्र। ठीक है, जीवन है अणुओं का एक जटिल तंत्र, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है,
जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो जीवन क्या है? अणुओं का एक जटिल तंत्र, मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मॉलिक्यूल्स जब मैं बोलती हूँ तो मान लीजिए कुछ अणु हैं, ठीक है, कुछ अणु मिले, आपस में पास आए, यौगिक बनाए, उन्होंने कंपाउंड्स बनाए, आपस में वो पास आए, ठीक है, और भी कुछ अणु उनके साथ मिले, ठीक है, और इन्होंने एक संरचना बना ली इस तरीके से, और फिर इस संरचना ने अपने अराउंड एक परिधि बना ली, एक बाउंड्री बना ली, तो एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, अणुओं का एक जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया, जिसके अराउंड आपको एक बाउंड्री दिख रही है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब क्योंकि इसकी एक बाउंड्री है, ठीक है, तो इसका दो तरीके का वातावरण हो गया। एक तो हो गया इसका आंतरिक वातावरण, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, जो इसका है आंतरिक वातावरण, ठीक है, और एक हो गया इसका बाहरी वातावरण। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना बनी है, ये अपने आंतरिक वातावरण को मेंटेन रखने की कोशिश रखती है, ठीक है, ये कोशिश करती है कि इसके आंतरिक वातावरण जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, बना रहे। इसके लिए इसको किस चीज की जरूरत है? ऊर्जा की, एनर्जी की। अब चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको एनर्जी की जरूरत है तो आप क्या करते हो? कैसे एनर्जी मिलती है आपको? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा फूड से, है ना, खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस संरचना को भी अगर ऊर्जा की आवश्यकता है तो इसको कहाँ से मिलेगी? भोजन से। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा? भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। अब इसने भोजन तो ले लिया, पर क्या वो भोजन इसका शरीर जिस तरीके से इसने अंदर लिया है वैसे ही उसको यूज कर सकता है? मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे हम लोग हैं, है ना, हमने एक एप्पल खाया, तो क्या हमारी बॉडी एप्पल को उसी फॉर्म में यूज कर सकती है? सेव को वैसा का वैसा यूज कर सकती है? नहीं, है ना, पहले उसका क्या होगा? वेरी गुड, पहले उसका होगा पाचन, ठीक है, वो डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में। तो ऐसे ही जो भोजन उसने लिया है उसका होगा पाचन, ठीक है ना, और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? पोषण, ठीक है। तो भोजन ग्रहण किया, उसका पाचन हुआ, ये क्या प्रक्रिया है? पोषण, दैट इज न्यूट्रिशन। यस और नो? ठीक है ना। चलिए, तो एक प्रक्रिया जो इस संरचना के अंदर हो रही है, स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है, वो है पोषण। अब इसने खाना तो ले लिया, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट भी हो गया, पर अब एनर्जी रिलीज कैसे होगी? कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन सी लाइफ प्रोसेस है? वेरी गुड, वो है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो जो भी ग्लूकोज बना है, आपको पता है उसका ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये जो प्रक्रिया है इसको अपन बोलेंगे श्वसन, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, अब क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं इस संरचना के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी बन रहे हैं, है ना। अब ये जो वेस्ट चीजें हैं ऑब्वियसली आपके कुछ काम की तो है नहीं, तो इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, दैट इज एक्सक्रीशन। तो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? जीवन क्या है? अणुओं का एक जटिल तंत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती हैं। तो ये एक अणुओं का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है ना। और अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि एक्चुअली ये अणुओं का जटिल तंत्र है क्या, इसको क्या बोलते हैं हम?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये है एक कोशिका, एक सेल। ठीक है, तो जो एक कोशिका होती है वो अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है। ठीक है, वन सेल। ठीक है, आपने सेल 9th में पढ़ा हुआ है सेल के बारे में। सेल जो है ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है। ठीक है, इसके जो कोशिकांग है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, है ना। ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कुछ ऑर्गेनेल्स बनाते हैं जो सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रियाएं होती हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है। समझ में आया आपको जीवन क्या है? जीवन अणुओं का एक जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, और ये फिर वृद्धि करता है, जनन करता है, और इसमें चेतना भी होती है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि सजीवों और निर्जीवों में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, है ना, हमें इतनी सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, रोड है, पहाड़ है, पेड़ है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो इनमें से कुछ चीजें सजीव हैं, कुछ चीजें निर्जीव हैं। ठीक है, पर हम सजीवों और निर्जीवों में कैसे अंतर करेंगे? कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम सजीवों को निर्जीवों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या हम उनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं? वही हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन है ये: जैविक संघटना किस स्तर से प्रारंभ होती है? जैविक संघटना मतलब, जैविक संघटना मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से लेवल से, कौन से स्तर से शुरू होती है? ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आया हुआ है नीट के अंदर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, जब आप मेरी क्लास को देखें, है ना, तो मैं आपको थियोरी तो पढ़ा रही हूँ, साथ साथ में बीच में क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप खुद सोचिए, सोचिए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, डायरेक्टली आंसर पे मत आ जाइए, अपने ब्रेन से थोड़ा काम करवाइए। ठीक है, ब्रेन जितना काम करेगा उतना तेज होगा। ठीक है, अगर आपने उसको आराम से रहने दिया तो वो आराम ही रहेगा। ठीक है, तो उसको काम करवाइए, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर सही हुआ, वेल एंड वेरी गुड। अगर रॉन्ग भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, आपने सीखा, है ना। आपको फिर इसका आंसर हमेशा याद रहेगा। तो सिर्फ सुनो मत, एक्टिव बनो। ठीक है, पार्टिसिपेट करो, कोशिश करो आंसर करने की। ठीक है, राइट या रॉन्ग वो तो बात की बात है, पहले कोशिश तो करो। ठीक है ना। तो क्या आंसर आपको लगता है? फर्स्ट तो है इसका ऑप्शन सेल्यूलर लेवल। ठीक है, कोशिकीय स्तर हो गया। सेकंड है जीव स्तर, दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल। थर्ड है परमाणु स्तर, दैट इज एटॉमिक लेवल। और फोर्थ है आपका सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। अभी अभी मैंने आपको बताया था जीवन क्या है, अणुओं का एक जटिल तंत्र है। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, और 4 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आपको पता होने चाहिए जो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेस हैं। ठीक है, और वो 4 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये चारों जो हैं, ये जो चारों मॉलिक्यूल्स हैं,
यही आपके जो भी कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको बनाते हैं, जो भी एक्टिविटीज सेल में हो रही है सब इनकी वजह से ही है। तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो स्तर का प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ होता है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से। ठीक है, आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से, उसके बाद आता है आपका सेल्यूलर लेवल, ठीक है ना, कोशिका, कोशिका लेवल। कोशिका जो है वो फिर मिलके बनाती है ऊतक, है ना, टिश्यू लेवल आ गया आपका। फिर आ गए अंग, फिर अंग मिलके बनाते हैं एक सिस्टम, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं एक जीव, दैट इज ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से। उसके बाद आता है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, आगे भी है, आगे भी लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। पर इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम वो लक्षण पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हम सजीवों को निर्जीवों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूंगी और वो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर आप बोल सकते हो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है? हिंदी में हम इसको बोलेंगे सुस्पष्ट अभिलक्षण। सुस्पष्ट अभिलक्षण मतलब वो अभिलक्षण जो सिर्फ सजीवों में ही पाए जाएंगे, निर्जीवों में नहीं पाए जाने चाहिए वो अभिलक्षण। अगर वो अभिलक्षण निर्जीव में पाए जाते हैं तो वो सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। तो हम सजीवों को निर्जीवों से डिफरेंशिएट करेंगे किसके बेसिस पे? सुस्पष्ट अभिलक्षणों के बेसिस पे। और सुस्पष्ट अभिलक्षण वो होगा जो सिर्फ सजीवों में पाया जाएगा, निर्जीवों में नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? सजीवों में भी जब वो प्रेजेंट है तो उसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, वो सभी सजीवों में वो गुण पाया जाना चाहिए। समझ गए आप? तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगी? जो सिर्फ सजीवों में मिलेगी, निर्जीवों में नहीं होनी चाहिए, और सजीवों में भी वो सभी सजीवों में होनी चाहिए, उसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखेंगे और अपन ये देखेंगे कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सी ऐसी हैं जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब जो कि सुस्पष्ट अभिलक्षण है जिसके बेसिस पे हम सजीवों को निर्जीवों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कोशिकीय संगठन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी अपन ने देखा, जब मैंने आपको बताया जीवन क्या है, ठीक है, तो जीवन क्या है मैंने आपको क्या बताया कि जीवन अणुओं का एक जटिल तंत्र है और वो तंत्र क्या है? एक्चुअली एक कोशिका, ठीक है। तो कोशिका जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है। इसीलिए कोई भी चीज जो कोशिका से बनी हुई होगी, जो सेल से बनी हुई होगी, वो सजीव है। अगर मैं ये पेन आपको दिखाती हूँ, क्या ये सेल से बना हुआ है? नहीं। ये जो बोर्ड जिसपे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या ये सेल से बना हुआ है? नहीं बना हुआ। तो क्या ये सजीव है? नहीं है, ये निर्जीव है, ठीक है। तो सजीव जो होगा वो हमेशा सेल से बना हुआ होगा, कोशिका से बना हुआ होगा, उसमें कोशिकीय संगठन पाया जाएगा, ठीक है। तो कोशिका के बिना
किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण कोशिका जो है वो जीवित जीव की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब, संरचनात्मक को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। और क्रियात्मक मतलब फंक्शनल यूनिट। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना कि सेल क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यस, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सेल के बिना नहीं बन सकता। हम लोग हैं, 1 2 4 8 ऐसे सेल्स बनते रहते हैं और हम लोग का डेवलपमेंट होता है, तो हम भी सेल से ही बने हुए हैं, है ना। तो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल यूनिट अभी अपन ने देखा था कि हर एक सेल में काफी सारी ऐसी लाइफ प्रोसेसेस, ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से हम लिविंग हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये हमारी एक फंक्शनल यूनिट भी है। तो जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। अतः शरीर का जो कोशिकीय संगठन है, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। तो फर्स्ट अभिलक्षण जो हमने पढ़ा, दैट इज कोशिकीय संगठन, ये जीवन का सुस्पष्ट अभिलक्षण है, क्योंकि सभी सजीवों में हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। समझ में आया आपको? जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो जो भी सेल से बना हुआ है, वो सजीव है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक सेल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। सेल के अंदर आपने सेल के पार्ट्स पढ़े हुए हैं, तो ये जो है ये क्या है? ये है कोशिका झिल्ली, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य, दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये आपका सेंटर में है न्यूक्लियस, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रक, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस दैट इज केंद्रक, ये तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल है, ठीक है, जो सेल से बना हुआ है, उसके अंदर जीव द्रव्य है, वो सजीव है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो हक्सले एक साइंटिस्ट थे, ये नाम भी आप याद रखिएगा। हक्सले जो थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीवन का भौतिक आधार, दैट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जीवन का भौतिक आधार है। क्यों? क्योंकि जो एक सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यही 3 मेन चीजें हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस, क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये जीवन का बेसिस है, फिजिकल बेसिस है लाइफ का, ठीक है, भौतिक आधार है, क्योंकि जो भी क्रियाएं सेल के अंदर होती है वो इन्हीं में ही होती है, ठीक है। तो आप इन साइंटिस्ट का नाम रखिए, याद रखिएगा, हक्सले, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी पढ़ा वो है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन जो है दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सजीवों का एक सुस्पष्ट अभिलक्षण है, क्योंकि ये सभी सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में ये नहीं पाया जाएगा। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था सुस्पष्ट अभिलक्षण कौन सा होगा, जो सभी सजीवों में होना चाहिए, में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए, और निर्जीवों में वो नहीं पाया जाना चाहिए,
ठीक है ना। तो इसको हम सुस्पष्ट अभिलक्षण मानेंगे। ओके, चलिए अब हम एक और चीज पढ़ते हैं सेल के बारे में ही। सेल्स जो है, आपको ये अपने पढ़ा हुआ भी होगा कि देखिए ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। जो सजीव है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एक कोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे यूनिसेल्यूलर, और बहुकोशिकीय दैट इज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सजीव जो है या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय में आपने एग्जाम्पल्स भी पढ़े होंगे, जैसे हो गया हमारा अमीबा, ठीक है ना, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेल्युलर है, ठीक है, एक कोशिकीय है। बहुकोशिकीय में डिफरेंट प्लांट्स आ गए, फंगस आ गए, एनिमल्स आ गए, है ना, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट अभिलक्षण पढ़ने के बाद अब हम सेकेंड वाले पे चलते हैं। और जो सेकेंड अभिलक्षण है वो है उपापचय क्रियाएं। ठीक है, उपापचय क्रियाएं मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो वो अपन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो उपापचय क्रियाएं मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है बेसिकली? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में, आपको पता है हमारे बॉडी में काफी सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं। इटसेल्फ अगर अकेला हम डाइजेशन ले उसमें ही कितने सारे रिएक्शंस हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो रासायनिक क्रियाएं हमारे अंदर चल रही हैं, ठीक है, उन सब के योग को हम बोलते हैं उपापचय क्रियाएं। ठीक है, तो जीवन शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग उपापचयन अथवा उपापचय कहलाता है। समस्त रासायनिक क्रियाएं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो भी चल रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये याद रखो, ये समस्त रासायनिक क्रियाओं का योग है। सिर्फ कुछ लाइफ प्रोसेसेस के योग को हम उपापचय नहीं कहते हैं, सारे रिएक्शंस जो भी हो रहे हैं उन सबको मिलाकर हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो उपापचय क्रियाएं जो हैं वो सभी जीवित जीवों में पाई जाती हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, या सूक्ष्म जीव हो जैसे बैक्टीरियाज वगैरह, सभी में आपको ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, उपापचय क्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो अगेन ये कैसा लक्षण हो गया? सुस्पष्ट अभिलक्षण है या नहीं? ऑब्वियसली है, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि सुस्पष्ट अभिलक्षण वही होगा जो सिर्फ सजीवों में पाया जाएगा। इस सेल में कोई एक्टिविटी, कोई रिएक्शन अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई भी, ये जो है ये निर्जीव है। ठीक है, तो जो रासायनिक क्रियाएं, जो उपापचयन क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, ये आपको सिर्फ सजीवों में ही मिलती हैं और सभी सजीवों में मिलती हैं, इसीलिए ये एक सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, अब जो ये उपापचय क्रियाएं होती हैं ये दो तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। तो नाम ही है ना, इन दो से मिलके बना है, उपापचय, उपचय, अपचय। ठीक है, तो उपचय जो है उसका मतलब है एनाबॉलिज्म, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, और अपचय को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, उपचय जो है ये वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ बन रहा होता है, किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, कोई चीज बन रही है। तो ये क्रियाएं जो हैं उनको हम बोल सकते हैं ये निर्माणकारी क्रियाएं हैं।
ठीक है, ये क्रियाएं कैसी होती है? निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अपचय होता है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, इसमें कुछ टूटता है, ये जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें कुछ बन रहा है, इसमें कुछ टूटता है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये हो गई विघटनकारी क्रियाएं। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपने पता नहीं मैं कह सकती हूँ आप बहुत अर्ली एज से पढ़ते हुए आए हो, बहुत ही पहले से, और वो है प्रकाश संश्लेषण। दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण एक तरीके का एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कुछ बनता है। क्या बनता है? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मिलके बनाते हैं C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, बड़े कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक निर्माणकारी प्रक्रिया है, इसमें कुछ बन रहा है। ठीक है ना, तो वो हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इसका एग्जाम्पल हो गया। अपचय की जगह जब हम बात करें तो इसमें कुछ टूटता है, तो प्रकाश संश्लेषण के जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट एक रिएक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं श्वसन, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जैसे कि आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, टूटता है और दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अपचय जो क्रियाएं हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, उनमें कुछ टूटता है। ठीक है, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और दो छोटे, दो या तीन जो भी है, छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी रिलीज हुई, ये हो गया अपचय, कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक होता है उपचय, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें कुछ बनता है, ये निर्माणकारी प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है और ग्लूकोज बनता है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही एक तरीके का केमिकल रिएक्शंस ही हैं, और हमने जैसे देखा था कि रासायनिक क्रियाओं का योग ही उपापचय क्रियाएं कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमें ध्यान देने वाली है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, क्या हम उसको लैब में करवा सकते हैं, इन विट्रो करवा सकते हैं? देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है इन विट्रो और दूसरा वर्ड होता है इन वाइवो। ठीक है, इन विट्रो मतलब होता है बॉडी से बाहर, दैट इज मान लीजिए लैब के अंदर जब हम कुछ रिएक्शंस करवाते हैं वो इन विट्रो रिएक्शंस हुए। इन वाइवो वो रिएक्शंस होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, वो इन वाइवो हो गए। इन विट्रो वो होता है जो लैब में कराए जाते हैं। तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि क्या हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, क्या हम उनको लैब में करवा सकते हैं, इन विट्रो करवा सकते हैं? हाँ, करवा सकते हैं। यस, टेस्ट ट्यूब आप लो, एक परख नली लो। ठीक है, एक रिएक्शन जैसे हमारी बॉडी में होता है कि हमारे जो सलाइवा है, ठीक है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज, है ना, वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन करने में हमें हेल्प करता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, और फिर वो इसको तोड़ता है,
पाचन करता है इसका और माल्टोज बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन हम टेस्ट ट्यूब में भी करवा सकते हैं। स्टार्च आप लो, एमाइलेज एंजाइम इसको प्रोवाइड करवाओ, वही पीएच, वही मीडियम, वही सब कुछ, इसको कंडीशंस प्रोवाइड कराओ, टेम्परेचर वगैरह, तो वो आपको ये रिएक्शन आप ये टेस्ट ट्यूब में भी करवा सकते हैं, परख नली में भी करवा सकते हैं। पर क्या अगर ये रिएक्शन परख नली में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि टेस्ट ट्यूब लिविंग है? नहीं, टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में खुद थोड़ी ना ये चीज हो रही है। टेस्ट ट्यूब में तो आपने जब सारी चीजें प्रोवाइड करवाई, वो एंजाइम प्रोवाइड करवाया, वो मीडियम प्रोवाइड कराया, उतना ही पीएच, उतना ही टेम्परेचर उसको दिया, तब वो रिएक्शन हुआ। ठीक है ना, अपने आप थोड़ी ना इस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये टेस्ट ट्यूब को हम एक लिविंग सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें उपापचय क्रिया हो रही है इसलिए ये लिविंग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक लिविंग सिस्टम नहीं है, पर ये जो रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है उसको जरूर हम एक लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं, पर ये अपने आप में एक लिविंग सिस्टम नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें अपने आप वो क्रियाएं नहीं हो रही हैं, वो तो हम उनको वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से, तब वो रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये आपका सीधा आंसर यही है कि ये एक लिविंग सिस्टम नहीं है, पर रिएक्शन को जरूर हम लिविंग बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ठीक है, ग्रेट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे अभिलक्षण पे आते हैं। अभी तक हमने दो देखे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा हमने देखा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, दैट इज कोशिका संगठन और उपापचयी क्रियाएं। ओके, अब हम आते हैं हमारे थर्ड अभिलक्षण पे, दैट इज चेतना, जिसको हम बोलेंगे कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपको हम सब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबको अपने वातावरण का ज्ञान होता है ना, और उसके प्रति हम प्रतिक्रिया भी देते हैं। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस जब हमें मिलता है, कोई भी उद्दीपन हमें मिलता है, हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, वही है चेतना। ठीक है, कॉन्शियसनेस, और ये सभी सजीवों में पाई जाती है। अगेन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। निर्जीवों में ये नहीं पाई जाती है, सजीवों में ये पाई जाती है। तो अगेन ये क्या हो गया, एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज सुस्पष्ट अभिलक्षण है सजीवों का। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सजीवों में हमें कॉन्शियसनेस मिलती है, चेतना मिलती है, वो अपने वातावरण के प्रति रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया शो करते हैं। ठीक है ना, तो चेतना सभी जीवित जीवों का सुस्पष्ट पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना अभिलक्षण है। अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों मतलब स्टिमुलस, जो या तो फिजिकल हो सकते हैं, या केमिकल हो सकते हैं, या फिर जैविक, दैट इज बायोलॉजिकल हो सकते हैं, उनके प्रति हम संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया देते हैं, वही चेतना है। ठीक है ना, तो जो भी स्टिमुलस, जो भी उद्दीपन हमें हमारे वातावरण से मिल रहे हैं, उनके प्रति हम प्रतिक्रिया शो करते हैं, उनके प्रति हम रिएक्ट करते हैं, और वही होती है चेतना, दैट इज कॉन्शियसनेस। तो चेतना जो है वो सभी सजीवों में पाई जाती है, और इसी वजह से ये सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, सभी सजीवों में, जैसे मैं आपको प्लांट्स का एग्जाम्पल दूं, ये हो गया एक पादप का एग्जाम्पल, आपने कीमोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा है ना। तो जो परागकण होते हैं वो जब वर्तिका पर बढ़ते हैं, ठीक है, तो केमिकल्स कुछ रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये जो पराग नली है वो भ्रूण कोश की तरफ बढ़ती है ना। तो उन केमिकल्स के प्रति ये रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो अपने जो भी उसको स्टिमुलस मिला उसके प्रति उसने प्रतिक्रिया शो की, और ये पराग नली भ्रूण कोश की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, यही तो है कीमोट्रोपिज्म। तो ये क्या दिखाता है कि पादप भी जो स्टिमुलस होते हैं वातावरण में, जो उनको उद्दीपन मिलते हैं, उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली आपने 10th में एक और चीज पढ़ी है,
फोटोट्रोपिज्म, है ना। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है ना, उसको मैंने बॉक्स में रख दिया, ठीक है, और उसको मैंने एक तरफ से प्रकाश आने दे रही हूं मैं, बस उसकी तरफ, ठीक है, सिर्फ एक तरफ से सनलाइट आ रही है उस पे। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि ये जो इसकी स्टेम है, तना है, वो लाइट की तरफ बेंड करने लग जाएगा, लाइट की तरफ ग्रो करने लग जाएगा। तो ये भी क्या है, पादप जो है, वातावरण से जो इनको स्टिमुलस मिल रहा है, जो सनलाइट, यहाँ पे क्या है उद्दीपन, लाइट, तो ये लाइट की तरफ मूव करने लग रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या दिखाता है कि पादपों में भी चेतना है, ठीक है, कॉन्शियसनेस है, समझे आप। तो जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, यूनिसेल्युलर एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, सब में हमें ये चेतना, कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। पर इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्वचेतना। स्वचेतना मतलब होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये जो चेतना है, इस प्रकार की जो चेतना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब मैं का ज्ञान, अपने आप के बारे में ज्ञान, ये सिर्फ मानवों में देखने को मिलता है, ठीक है, ये सिर्फ हमारे अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो इतना डेवलप्ड है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी डेवलप्ड है, ठीक है, हम अपने बाहरी वातावरण के प्रति बहुत फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, बहुत ही फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, है ना। और यही नहीं, हम अपने वातावरण को भाप भी जाते हैं, आगे क्या होने वाला है ये सोच के हम उसके प्रति उसी तरीके से रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इतनी हाई ऑर्डर ऑफ चेतना जो है, मतलब इतने हाई लेवल की, ठीक है, अपने बारे में ज्ञान होना, इसको हम बोलते हैं स्वचेतना या फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ हमें मानव में देखने को मिलती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मान लीजिए कोई एक मनुष्य है जो कोमा में है, ठीक है ना, तो क्या वो उसमें चेतना है, क्या हम बोल सकते हैं उसमें चेतना है, वो कोमा के अंदर है, तो क्या उसके अंदर चेतना है? हाँ, उसके अंदर चेतना है। कोमा के जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर चेतना होती है, ठीक है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनके अंग तो काम कर रहे हैं ना, फुफ्फुस काम कर रहा है, उनका हार्ट काम कर रहा है, ठीक है, तो उनके अंदर चेतना तो है, पर उनके अंदर क्या नहीं है, स्वचेतना नहीं है, ये नहीं है, ये तो है। तो जो मनुष्य कोमा में है, उसमें चेतना है, वो सजीव है, चेतना है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंग सारे काम कर रहे हैं, पर उसे अपने आप का ज्ञान नहीं है, यानी उसमें स्वचेतना नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इसका। ओके, ग्रेट। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। तो अभी तक हमने 3 पढ़ी है, कोशिकीय संगठन, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने पढ़ा था उपापचयी क्रियाएं, दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और तीसरा हमने पढ़ा चेतना, दैट इज कॉन्शियसनेस। ये तीनों ही हमने देखा कि सभी सजीवों में पाई जाती है, इनका कोई अपवाद नहीं है, निर्जीवों में ये नहीं पाई जाती हैं, इसी वजह से ये सुस्पष्ट अभिलक्षण हैं। समझ गए आप लोग। अब हम नेक्स्ट अभिलक्षण, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, दैट इज वृद्धि, ठीक है। वृद्धि मतलब ग्रोथ, ठीक है। तो वृद्धि का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ, यस। तो किसी भी चीज का बढ़ना, है ना, वो वृद्धि कहलाता है, पर वो जो बढ़ना है वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, है ना, वापस से नहीं घटना चाहिए। तो किसी भी चीज का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, ठीक है। और ये वृद्धि जो है, जीवों में 2 तरीके से हो सकती है, या तो भार में वृद्धि हो, ठीक है,
मास में, वेट में वृद्धि हो, और दूसरा तरीका है उनकी संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी दैट इज ट्विन लक्षण है। ठीक है, यानी कि या तो भार में वृद्धि हो सकती है या मात्रा में दैट इज सॉरी या फिर संख्या में वृद्धि हो सकती है। ये दोनों जो होते हैं, ये जो है ये वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण है। देखिए यहाँ पे मैं जो भी लिख रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, तो आप इनको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। तो जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं ना, उनमें जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो जीवन पर्यंत होती रहती है उनमें। ठीक है, उनमें सेल डिविजन्स होते रहते हैं। ठीक है, और ये वृद्धि चलती रहती है। तो इस प्रकार की ग्रोथ को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन होता रहेगा, सेल डिवीजन होता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, पर प्राणियों में ये वृद्धि जो है एक पर्टिकुलर एज तक ही होती है, एक पर्टिकुलर एज तक होती है, और इस तरीके की वृद्धि को हम बोलेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, तो एक हो गया इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, दूसरा हो गया डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ आपको प्लांट्स में देखने को मिलती है, जिसमें जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन होता रहता है। डिटर्मिनेट ग्रोथ आपको एनिमल्स में देखने को मिलती है, जहां पे एक पर्टिकुलर एज के बाद, ठीक है, ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। समझ में आया आपको? ग्रेट। अब ये जो वृद्धि है ना, ये हर तरीके के जीव में पाई जाएगी। एक कोशिकीय जीवों में भी वृद्धि पाई जाती है ना। तो एक कोशिकीय जीव, जैसे मान लीजिए हम अमीबा की बात करें, ठीक है, तो अमीबा ग्रो करता है। यूनिसेलुलर जीव जब ग्रो करता है ना, जब वो बड़ा होता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो दो में डिवाइड कर जाता है ना। फिर ये जब ग्रो करेंगे तब 2 के 4 हो जाएंगे, है ना। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें कैसी वृद्धि देखने को मिल रही है, संख्या में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब ग्रोथ जो है, जो वृद्धि है, अगर हम प्लांट्स की बात करें, पादपों की बात करें, तो पादपों में ये जो वृद्धि होती है ये लोकलाइज्ड होती है। एक तो मैंने बताया आपको इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है पादपों में, और जो ग्रोथ है वो लोकलाइज्ड होती है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है ना, ये उसकी लीव्स है, ठीक है, ये इसकी स्टेम है, और ये इसका रूट है, जड़ है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। ठीक है, नाम याद है आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ा है विभोज्योतक टिश्यूज ना, विभोज्योतक ऊतक। तो ये जो विभोज्योतक दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यूज जो होते हैं, उन्हीं का काम है डिवाइड करना। इन्हीं के सेल्स डिवाइड करते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, निश्चित स्थानों पर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे टिप ऑफ द स्टेम में हो गया, टिप ऑफ द रूट में, जड़ की टिप पे आपको मिलेंगे, स्टेम की टिप पे आपको मिलेंगे विभोज्योतक टिश्यू। इनको हम बोलते हैं शीर्ष विभोज्योतक। ठीक है, यहाँ भी मिलेगा आपको और जड़ के शीर्ष में भी मिलेगा। तो ये जो शीर्ष विभोज्योतक टिश्यूज होते हैं, ये मेनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इन्हीं के सेल्स डिवाइड करते हैं। तो ये लोकलाइज्ड ग्रोथ है, पर्टिकुलर जगह पर ही हो रही है। ठीक है ना, अगर कोई प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है, थिकनेस में बढ़ता है, तो उनमें पार्श्व विभोज्योतक टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड करते हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह पर ही आपको सेल्स डिवाइड करते हुए मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, पर्टिकुलर जगह पर ही ग्रोथ होती है। इस तरीके की ग्रोथ को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ। ठीक है, निश्चित जगह पर होती है।
वेरएस अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो उनके अंदर ग्रोथ है वो चहुं ओर होती है, एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती, चहुं ओर होती है। और ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। ठीक है, एनिमल्स में आपको कैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी? डिफ्यूज्ड ग्रोथ, जो चहुं ओर होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके जब युग्मक मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज मिलता बनता है, दैट इज जाइगोट, है ना। और फिर ये जाइगोट में डिविजन्स होते हैं और बनता है आपका एम्ब्रियो, दैट इज भ्रूण, है ना। तो ये जो ग्रोथ होती है ये चहुं ओर होती है, चारों तरफ होती है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके की ग्रोथ को हम बोलेंगे डिफ्यूज्ड। वेरेस प्लांट्स में जो हमें ग्रोथ मिल रही है उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड। समझ में आया आप सबको? तो पादपों में हमें लोकलाइज्ड ग्रोथ मिलती है। तो ये वृद्धि ग्रोथ की बात जो हम कर रहे हैं ये सब हमने सजीवों में देखी अभी तक, पर क्या निर्जीवों में ग्रोथ होती है? क्या निर्जीव वृद्धि शो करते हैं? सोचिए। देखिए, ग्रोथ वृद्धि की जब हम बात करते हैं ये दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक है इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब आंतरिक वृद्धि। ये वृद्धि हमें जीवित जीवों के अंदर पाई जाएगी जिनमें शरीर के अंदर से वृद्धि होती है। बेसिकली हमारे शरीर में सेल्स हैं, वो सेल्स डिवाइड करते हैं और हम लोग ग्रो करते हैं। हमारी वृद्धि अंदर से होती है, आंतरिक होती है। दूसरी तरीके की वृद्धि है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दैट इज बाह्य वृद्धि। ठीक है, यह वृद्धि किसी भी पिंड या काय के बाहर से होती है, अंदर से नहीं हो रही है, बाहर से हो रही है, जिसमें इसकी सतह पर पदार्थों का संग्रहण अथवा जमाव होता जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, या अपन देख रहे हैं किसी मनुष्य की ग्रोथ को, है ना। तो हमारे अंदर जब ग्रोथ होती है वो सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रहे हैं इस वजह से हमारी ग्रोथ होती है। तो ये आंतरिक वृद्धि है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं रेत के टीले, सैंड-ड्यून्स। कभी आप जैसलमेर या कोई भी रेगिस्तानी एरिया पे गए हो तो आपने काफी सारे सैंड-ड्यून्स वहां देखे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एक सैंड-ड्यून है, तो यहाँ से रेत उड़ के आई और इसके ऊपर जमा हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, इस रेत के टीले की वृद्धि हो जाएगी, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। पर ये ग्रोथ कैसी है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, बाह्य ग्रोथ है। ठीक है, ऊपर से चीजें आई और इसके ऊपर जमा हो गई। ठीक है, इस वजह से इसकी वृद्धि हुई है। ठीक है ना, पर वृद्धि हुई तो है। तो वृद्धि या फिर ग्रोथ ये हमें सजीवों में तो देखने को मिल रही है, पर ये हमें निर्जीवों में भी देखने को मिल रही है। मिल रही है या नहीं? मिल रही है। चाहे वो बाह्य है, चाहे वो आंतरिक नहीं है, पर है तो वृद्धि ही। ठीक है ना, तो इसीलिए वृद्धि या ग्रोथ को हम सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमें निर्जीवों में देखने को भी मिलती है। समझ में आया आपको? ओके, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो वृद्धि है दो तरीके की है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। समझ में आया? इंट्रिंसिक ग्रोथ में जीवित जीव जो होता है उसके अंदर से ग्रोथ होती है, जो मैंने आपको बताया, ड्यू टू सेल डिविजन जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, हमारी ग्रोथ होती है, आंतरिक वृद्धि। वेरेस एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या बाह्य ग्रोथ जो होती है, जो वृद्धि होती है, वो बाहर से चीजों का जमाव की वजह से। जैसे कोई पहाड़ है, उस पर जब बर्फ गिरी, उसकी साइज बढ़ गई, उसकी ग्रोथ हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है ना, पर ये बाहरी वृद्धि है, पर वृद्धि तो है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम वृद्धि को सजीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं बोल सकते, क्योंकि वो निर्जीवों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने
बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, 4 लक्षण देखे हैं, अभी एक और बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपने दिमाग को एक्टिवेट कर लें, ठीक है, एक्टिव हो जाएं और उनका आंसर सोचें, ठीक है। पर उससे पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जिसके बेसिस पे हम सजीवों को निर्जीवों से डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो था कोशिकीय संगठन, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा था उपापचयी क्रियाएं, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा चेतना, दैट इज कॉन्शियसनेस, और चौथा हमने पढ़ा वृद्धि, दैट इज ग्रोथ, ठीक है ना। ये 4 चीजें हमने आज पढ़ी मेनली। इनमें से कौन से सुस्पष्ट अभिलक्षण हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सजीव निर्जीवों से डिफरेंट है, ठीक है। कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सजीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षण है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिकीय संगठन, ये सुस्पष्ट अभिलक्षण है। सभी सजीव जो है वो उनमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, सेल्स पाए जाते हैं, जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये सुस्पष्ट अभिलक्षण है। उपापचयी क्रियाएं, दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये भी सभी सजीवों में पाई जाएंगी, चाहे वो सूक्ष्म जीवी हो चाहे वो बड़े ऑर्गेनिजम्स हो, सभी में आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट इज उपापचयी क्रियाएं देखने को मिलेंगी, तो ये भी सुस्पष्ट अभिलक्षण है। चेतना, दैट इज कॉन्शियसनेस, ये सभी सजीवों में पाया जाता है, सभी सजीव अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया शो करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, इसी को ही हम चेतना या फिर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, तो ये भी हमें सभी सजीवों में पाया जाएगा। और लास्ट हमने पढ़ा वृद्धि, जो कि सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सजीवों में तो पाई जाती है, यस, पर ये निर्जीवों में भी पाई जाती है, ठीक है ना। और सुस्पष्ट अभिलक्षण होने के लिए ये जरूरी था कि उसको निर्जीव में नहीं होना चाहिए, पर ये निर्जीवों में भी पाया जा रहा है, इसीलिए जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो सजीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? तो बेसिकली हमने 3 चीजें पढ़ी और इन तीनों में से जो सुस्पष्ट अभिलक्षण है वो ये 3 है, इन चारों में से सॉरी, जो सुस्पष्ट अभिलक्षण है वो ये 3 है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन से 2 बिंदु वृद्धि के द्विगुणी लक्षण कहलाते हैं? ये आपने पढ़ाया, अभी पढ़ाया मैंने आपको, द्विगुणी दैट इज ट्विन लक्षण कहलाते हैं। कौन से इनमें से 2 बिंदु ऐसे हैं? मात्रा में वृद्धि, व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, कोशिकीय संगठन या कोशिकीय विभेदन। सोचिए, देखिए मात्रा में वृद्धि मतलब वही आपकी भार में वृद्धि, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। कोशिकीय संगठन मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और कोशिकीय विभेदन मतलब सेल्यूलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कौन से द्विगुणी लक्षण है ग्रोथ के, वृद्धि के? यस, तो फर्स्ट हो गया मात्रा में वृद्धि और दूसरा हो गया संख्या में वृद्धि। जैसे मैंने आपको बताया था, वृद्धि ग्रोथ जो है वो या तो भार में हो सकती है, मात्रा में हो सकती है, या फिर संख्या में हो सकती है, तो ये वृद्धि के द्विगुणी लक्षण कहलाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर इसका होगा ए। समझ में आया सबको?
यस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अच्छे से इनको देखिए, समझिए। ठीक है। निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है? जीवित जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है मतलब सिर्फ जीवित जीवों में ही पाया जाएगा। ठीक है, बताइए। ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। एक्टिव करिए अपने दिमाग को, सोचिए। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है, पृथककारी उपापचयी अभिक्रियाओं का स्वपात्रे संवर्धन, मतलब क्या है इसका? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं उनको स्वपात्रे मतलब क्या होता है? इन विट्रो। अभी मैंने आपको बताए थे, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, दो टर्म्स होती हैं, इन विट्रो, इन वाइवो। याद है ना? अगर याद है तो आप समझ गए होगे। ठीक है, तो इन विट्रो मतलब लैब में जब आप कोई रिएक्शन करवाते हो, जब आप टेस्ट ट्यूब में लैब में कोई चीज करवा रहे हो, वो इन विट्रो है। तो इन विट्रो एनवायरनमेंट में जब आप आइसोलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवाते हो, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आप कोई करवा रहे हो, कोई रिएक्शन आप करवा रहे हो इन विट्रो में, तो क्या वो जीवित जीव का अभिलाक्षणिक गुण है? नहीं है ना, क्योंकि ये इन विट्रो हो रहा है, दैट इज लैब में हो रहा है। और जो टेस्ट ट्यूब है वो कोई लिविंग थिंग नहीं है, कोई लिविंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये जो है जीवित जीव का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। ठीक है, केवल बाहर की तरफ भार में वृद्धि। हमने देखा था कि वृद्धि जो होती है सजीवों में वो कैसी होती है? आंतरिक वृद्धि होती है। और दूसरी चीज हमने जो देखी थी, भार में वृद्धि सिर्फ सजीवों में नहीं होती है, निर्जीवों में भी हो सकती है ना? तो ये अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। ठीक है, सतही या आंतरिक दोनों ओर पदार्थों के संग्रहण द्वारा भार में वृद्धि। अगेन सतही दैट इज बाहर से, तो बाहर से कभी भी ग्रोथ आपको सजीवों में नहीं मिलेगी। हमेशा सजीवों में कैसी ग्रोथ होती है, कैसी वृद्धि होती है? आंतरिक वृद्धि होती है। पर इसमें लिखा हुआ है सतही, दैट इज बाहर से। सो दैट इज वाई ये भी अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। तो बचता क्या है? वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। ठीक है, चेतना, कॉन्शियसनेस, है ना? वातावरण में जो भी चीजें हो रही है उनका हमें ज्ञान रहता है और उनकी हमारे मेमोरी बन जाती है ना? हमारे स्मरण बन जाती है, हमारी एक मेमोरी बन जाती है, हमारी स्मृति बन जाती है उन चीजों की। ठीक है, और वही चीजें फिर हम आगे नहीं करते, है ना? बोलते हैं ना कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, कैसे? क्योंकि उनकी स्मृति बनती जाती है। तो हम वातावरण का हमें बोध है, हमारे वातावरण को हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जो एक अभिलक्षण आपको दिख रहा है, ये सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। यस, वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा कि सी इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़वा लक्षण है। मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़वा लक्षण है। उपापचयी क्रियाएं शरीर के बाहर एक विलगित कोशिका मुक्त तंत्र में समझाई जा सकती हैं। ठीक है, और तीसरा है उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। अब आपको मुझे ये बताना है यस इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़वा लक्षण है। ये हमने अभी अभी देखा था। ठीक है ना, जो वृद्धि है या तो वो मात्रा में हो सकती है या फिर वो संख्या में हो सकती है। ठीक है, तो ये वृद्धि के जुड़वा लक्षण है, ये स्टेटमेंट सही है। उपापचयी क्रियाएं दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो हम शरीर के बाहर एक कोशिका मुक्त तंत्र में करवा सकते हैं। हाँ करवा सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था परखनली में हम करवा सकते हैं, पर हम उसको लिविंग सिस्टम नहीं बोलेंगे।
ठीक है ना। तो हम ये एक्टिविटीज करवा सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण है। उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करना ये सजीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं, इसलिए आपका आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं। पौधों में कोशिका विभाजन डैश होता है जबकि जंतुओं में डैश होता है। सोचिए, अब अपना दिमाग लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, पौधों में कोशिका विभाजन लगातार होता है। अपने देखा था ना, जीवन पर्यंत होता है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है ना। पर जो जंतु होते हैं उनमें जो कोशिका विभाजन है वो केवल एक निश्चित उम्र तक होता है, दैट इज डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो इसलिए आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो पौधों में कोशिका विभाजन लगातार होता है जबकि जंतुओं में केवल एक निश्चित उम्र तक होता है। समझ में आया? इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सजीवों को की बाहरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया के लिए सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है चेतना के रिगार्डिंग, है ना। बाहरी उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है? चेतना, कॉन्शियसनेस, है ना। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर अपन देखें, बाहरी वातावरणीय उद्दीपन भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो आपको बाहर से जो भी स्टिमुलस मिल रहे हैं, उद्दीपन मिल रहे हैं, वो या तो फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो हाँ, ये हो सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही ये लाइन लिखवाई थी। ठीक है, तो जो स्टिमुलस है वो या तो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सभी जीव प्रोकैरियोट से लेकर अधिकांश जटिल यूकैरियोट्स तक सभी वातावरणीय उद्दीपन के लिए संवेदी होते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कोई भी सजीव हो, ठीक है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज हो, चाहे वो बड़े बड़े प्लांट्स, एनिमल्स हो, सभी वातावरण में जो भी उद्दीपन है उनके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सभी सजीवों में चेतना पाई जाती है। संचेतना और बाहरी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया सजीवों का परिभाषित गुण है। ये भी हमने देखा था कि ये सजीवों का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। सिर्फ सजीवों में ही चेतना पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ग्रेट। आगे चलते हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन है, अभिकथन है इसमें। तो ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो आप सुनिए इसको अच्छे से। अभिकथन है, सजीव आंतरिक और बाह्य वृद्धि दर्शाते हैं, ठीक है। और तर्क है, सजीव अभिवृद्धि नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैम ये अभिवृद्धि होता क्या है, ये तो बताओ पहले, है ना। देखिए, अक्रीशन या फिर अभिवृद्धि ये क्या होता है? ये वृद्धि वो होती है जब कोई किसी चीज पे बाहर से लेयर्स का जमाव हो जाए, एक के बाद एक परत आके उस पे इकट्ठी हो जाए, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स उस पे आके इकट्ठे हो जाएं। एक तरीके की आप बोल सकते हो बाह्य वृद्धि, है ना, जो आपने रेत के टीले पे देखी थी। तो लेयर्स आके एक के बाद एक ऊपर 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 इकट्ठी होती जाएं, उसकी वजह से जो वृद्धि होती है उसको अपन अक्रीशन बोलते हैं या अभिवृद्धि बोलते हैं। अब आप समझ गए? ग्रेट। तो सजीव आंतरिक और बाह्य वृद्धि दर्शाते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, है ना। हमने क्या देखा था, सजीव जो है वो सिर्फ आंतरिक वृद्धि शो करते हैं, बाह्य वृद्धि शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। दूसरा है
तर्क सजीव अक्रीशन नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब मैंने आपको कहा कि अक्रीशन इज लाइक बाह्य वृद्धि ओनली, जिसके अंदर परत पे परत आके बाहर से इकट्ठी हो रही है और वृद्धि हो रही है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस है वो सजीवों में नहीं पाई जाती है ना। सजीवों में अक्रीशन या अभिवृद्धि नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? अभिकथन और तर्क इसमें दोनों ही गलत हैं। ठीक है, डी आपका आंसर होगा, क्योंकि सजीव आंतरिक और बाह्य वृद्धि दर्शाते हैं। ये रॉन्ग है, बिकॉज सजीव जो है आपको आंतरिक वृद्धि दर्शाएंगे, बाह्य वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, और अक्रीशन जो कि मैंने आपको बताया, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर आके इकट्ठी हो जाए और इस तरीके से बाहर की तरफ वृद्धि हो रही है, तो वो हमको सजीवों में नहीं मिलेगी। इसलिए ये अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। ठीक है, यस, गुड। सो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, पर समाप्त करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है ना। अगली क्लास में जिन लोगों ने भी सही आंसर्स दिए हैं उन लोगों के मैं नाम दूंगी। और बच्चों कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो आंसर देने की। ये मत सोचो कि ठीक है मैम ने क्वेश्चन दे दिया, कल आंसर तो बता ही देंगी। ऐसे मत सोचो। जैसे मैंने आपको कहा ना, अपने ब्रेन को काम में लाओ। जितना काम में लाओगे वो और तेज होगा। अगर आपने उसको बैठे रहने दिया ना, छोड़ दिया, तो वो अपने आराम भरी जिंदगी में ही रहेगा। ठीक है ना। तो उसको काम में लाओ, एक्टिव हो, पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चंस का आंसर दो, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना। राइट रॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले तो कोशिश करना शुरू करो, फिर अपने आप आपको पता चलेगा कि चीजें सही होती जा रही है ना। रॉन्ग भी हुई तो भी आप सीखोगे। यहाँ पे रॉन्ग होना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप आंसर दोगे, आंसर करोगे, तो चीजों को सीखोगे और ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन है अब मैं आपको दिखा रही हूँ और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में इसका देना है। ठीक है, ये असर्शन रीजन वाला ही क्वेश्चन है। अभिकथन और तर्क आपको दिख रहा है। अभिकथन है संचेतना सजीवों का एक परिभाषित गुण है। संचेतना दैट इज कॉन्शियसनेस, सजीवों का एक परिभाषित गुण है। और तर्क है मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जिसमें स्वचेतना होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। जरूर आंसर दीजिए, कोशिश करिए, यस, जरूर आपको आएगा। हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना आज, अगर आपने वो सब ध्यान से सुना है तो अब आप इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक और गुण के बारे में पढ़ेंगे, एक और अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज जनन, पर वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और फिर काफी सारे क्वेश्चंस अगेन डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरी पढ़ना एक बात होती है बच्चों, पर क्वेश्चंस पे उसको अप्लाई करना दूसरी बात होती है। ठीक है ना। बच्चे थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, पर जब क्वेश्चन उनके सामने आता है तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, और ये हम नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन सॉल्व करना ही जरूरी है ना। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली अगर आप क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है, तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। यस, तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना हम यहाँ करा रहे हैं ध्यान से सुनो और पार्टिसिपेट करो, एक्टिव बनो। ठीक है, तो थैंक यू आज की क्लास अटेंड करने के लिए। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यस, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।